वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महाराष्ट्र और पुणे से एक ऐसे शख्स निकल करके और पूरी भारत में वो ऐसा पाँव जमाया कि लोगों की हुकूमत और सत्ता टगमगाने लगी, जिनका नाम था मान्यवर काशीराम साहब। और ऐसे ही उन्होंने 85% का राजनीति कर रहे थे और 85% लोगों के हक और अधिकार की बात कर रहे थे। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद फिर 85% की जो आवाज़ थी फिर वो दब गई और उनकी आवाज़ फिर कहाँ गुम हो गई का सुध लेने वाला कोई नहीं दिखा। बाद में वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब आए और उन्होंने ही 85% की आवाज़ और हक और अधिकार उठाना शुरू किए। इस वक्त वाम सेव के चौधरी विकास पटेल हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम उनसे जानेंगे कि आखिर में 85% की आवाज़ कहाँ दबी है। यशस्वी तो कहीं ना कहीं अपना हक अधिकार जान चुका है, लेकिन ओबीसी आज भी उसी हस्र पे है और वो भी आज भी वो सबसे बड़ा अपने आप को हिंदू मानता है। और तो इसी वजह से हमारे साथ चौधरी विकास पटेल है और हम इनसे तीखे सवाल करेंगे कि आखिर ये लोग आखिर क्यों नहीं जाग रहे हैं और अपने हक और अधिकार के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज जो आप जनसभा है, परिवर्तन रैली, क्या कहेंगे इस पे? 18 मंडलों में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जो कि लगभग 37-38 दल के लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, और वामन मेश्राम जी जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा को लीड करने का काम देश भर में कर रहे हैं। और पिछले लगभग 45 साल से उनकी एक क्रेडिट है कि बगैर रुके, बगैर झुके और बगैर बिके वो इस आंदोलन को, जो मूल्यवासी बहुजन समाज का आंदोलन है, उसको लीड करने का काम कर रहे हैं। तो उनके नेतृत्व में ये परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी इसके समर्थन में है। और इसके लिए 18 मंडलों की रैलियां हो रही हैं और उसी के तहत आज की भी ये रैली। वो सब हमको पता है। आप राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं कि ओबीसी की बात कर रहे हैं। एससी तो कहीं ना कहीं आज भी 65%, 70%, 80% वो चाहे बसपा को वोट दे, चाहे बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट दे, ठीक, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से कट करके वो अम्बेडकरवादी हो रहा है। उनके घरों में शादी विवाह सारी चीज़ हो रही। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, आप पिछड़ों के लिए क्या कर रहे हैं? पिछड़े वर्ग के लोग अभी बड़ी पैमाने पर जागृत हो रहे हैं और जिसका नतीजा ये है कि 27-28 मिनिस्टर पिछड़े वर्ग के लोगों के बीजेपी को बनाने पड़े। अभी ये कहना कि 100% पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू के नाम पर वोट दे रहे हैं, ये बात सही नहीं है। क्योंकि वामसेप ने पिछले 35-40 सालों में जो काम किया है, पिछड़े वर्ग के लोग भाजपा के मंत्री मिनिस्टर हैं, लेकिन 2015 में, मेरी बात तो सुनिए, 2014 में यही पिछड़ा वर्ग के मंत्री थे, मिनिस्टर थे। 2015 में जब पिछड़े वर्ग के ISPCS 315 हुए क्रीमी के तहत, उनको हटा दिया गया और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के मंत्री और विधायक सांसद चुप रहे। उस पर क्या कहेंगे? वो चुप रहे उसके नहीं कह रहे हैं। पहले सवाल का जवाब ले लो, उसके बाद अगले का लो। आप पत्रकारों को जल्दी बहुत ज्यादा है, एक का जवाब लेते नहीं हो, दूसरे का जवाब देने की पूछते रहते हो। एक का जवाब ले लो फिर दूसरा पूछो। पहले का जवाब ये दे रहा हूँ कि अगर हिंदू के नाम पर केवल वोट मिल जाता तो 27-28 मिनिस्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। नरेंद्र मोदी को पिछड़ा 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 चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जरूरत इसलिए पड़ी कि पिछड़े 35-40 जो पिछले 40-45 साल से जो वामसेप के द्वारा काम किया जा रहा है पिछड़ों को जागृत करने का, उसकी वजह से पिछड़े जागृत हुए है। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरीके से गायब हो गई थी, कांग्रेस पूरी तरीके से गायब हो गई थी, तो बगैर पिछड़ों के गायब हो गई थी। मेरा आपसे सवाल है मान्यवर, बगैर पिछड़ों के समर्थन के बीजेपी कांग्रेस गायब हो गई थी? पिछड़ों ने समाजवादी को भी समर्थन दिया और पिछड़ों ने बीएसपी को भी समर्थन दिया। कोई नहीं कह सकता कि नहीं दिया। लेकिन इन लोगों की कार्यशैली ऐसी रही जिसकी वजह से पिछड़ों की बहुत सारी जातियां रिएक्शन में आकर के बीजेपी के साथ गई। वो हिंदू के नाम पर केवल वोट में साथ में गई, ये बात सही नहीं है।
पूरी सही बात यह है कि जो जिन लोगों का साथ सहयोग समर्थन लिया, जैसे मान लो अभी सपा और बसपा दोनों की सरकार थी, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन प्रमोशन था, बहुजन समाज पार्टी के समय में ये विवाद पैदा हुआ, मामला हाई कोर्ट गया। अगर बहन जी ने सही आंकड़े दे दिए होते हाई कोर्ट में तो रिजर्वेशन प्रमोशन शेड्यूल कास्ट का खत्म नहीं होता, मगर सतीश मिश्रा जी के कहने की वजह से नहीं दिया। तो बहन जी ब्राह्मणों के कहने पर चल रही है, अखिलेश जी भी चल रहे हैं, तो इसकी वजह से लोग जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। तो फिर हुआ क्या, शेड्यूल कास्ट का तो खटाई में पड़ गया। अगर अखिलेश और अगर बहन जी दोनों लोग समझदारी दिखाते तो दोनों इकट्ठा हो जाते और कहते भैया शेड्यूल कास्ट का भी कर लो फाइनल और ऊपर से ओबीसी को भी दे दो, तो झंझट खत्म हो जाती। और जब ये झंझट खत्म हो जाती तो ये जो बीजेपी को मौका मिला दूसरे लोगों को भड़काने का, वो भड़काने का मौका बीजेपी को नहीं मिलता। तो ये इनकी नालायकी की वजह से आज बीजेपी आई है, ये इन लोगों की नालायकी है, इसकी वजह से बीजेपी आई है। आज अखिलेश जी कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करें। 2011 में जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठा था मान्यवर मेसराम साहब ने 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों की रैली किया था इस बात को लेकर के, और पार्लियामेंट बंद हुई थी। उसके बाद तो अखिलेश जी ना 5 साल मुख्यमंत्री रहे। मौका था कि नहीं मौका था? मौका था, कर सकते थे, मगर किया नहीं किया। संख्या के अनुपात में आरक्षण का बिल तो पास कर लेते, मायावती जी भी विरोध नहीं कर पाती, चाह करके नहीं कर पाती। अखिलेश जी लाते तो वो भी विरोध नहीं कर पाती, या मायावती जी लाती अपने गवर्नमेंट में तो अखिलेश जी विरोध नहीं कर पाते। बाद में कोर्ट में क्या होता वो हम लोग लड़के देखते हैं, मगर ये लोग पिछड़े और शेड्यूल कास्ट के नेता थे तो इनको तो करना चाहिए था, मगर किया नहीं ना, किया नहीं। तो इसलिए ये समस्याएं हैं और इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाना पड़ा, क्योंकि ये लोग बात करते हैं मगर विकल्प नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है कि ये तो उन्हीं लोगों के कहने पर काम करते हैं। ये हमारे समाज का त्रिस्तरीय आरक्षण का मामला था। अनिल यादव ने पहली बार सही तरीके से आरक्षण लागू किया, मगर अनिल यादव की बात अखिलेश यादव ने नहीं मानी, रंजना वाजपेयी की बात मानी, और रंजना वाजपेयी के कहने पे खत्म कर दिया मामला, और फिर रंजना वाजपेयी भी छोड़ के भाग गई। तो पिछड़ों को ये समझना पड़ेगा, शेड्यूल कास्ट को ये समझना पड़ेगा कि अगर हमको पिछड़े शेड्यूल कास्ट का वोट चाहिए तो हमें इनके हक अधिकार की भी बात करनी पड़ेगी। एक फोटो वायरल हो रहा है मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह यादव का। अखिलेश यादव का भी योगी आदित्यनाथ के साथ था, मुलायम सिंह यादव का था, शिवपाल यादव के साथ था, उसके बाद उनके चचा के साथ था। वो फोटो क्या बयां करती है और इस फोटो क्या बताना चाह रही है और उस पर क्या कहना है? सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर इसको लेकर के अफवाह है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कुछ अंदरूनी पैक्ट हो गया है, ऐसा लोगों का कहना है। और ये भी एक चर्चा चल रही है कि मुलायम सिंह और राम गोपाल जी के माध्यम से ऐसा पैक्ट हुआ है कि 22 में तुम अपनी सरकार बना लो अखिलेश जी को, और 24 में 80 में से 75 हमको जीतने दो। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो ये चर्चा है सोशल मीडिया, ये समाचार भारत के लिए ब्रेकिंग है। हाँ, ये चर्चा है सोशल मीडिया में। हम तो इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि अखिलेश जी और मुलायम सिंह के द्वारा इतनी बड़ी चर्चा होने के बावजूद कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया गया। कम से कम कोई ना कोई बयान आना चाहिए था। कोई बयान ना आने से इस चर्चा को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। 2022 का चुनाव आ रहा है, बहुजन मुक्ति पार्टी कहाँ खड़ी है इस चुनाव में? केवल बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि ये पूरा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा चुनाव लड़ रहा है। कितने लोग इसमें शामिल हैं? अभी इसमें लगभग 36-37 दल के लोग शामिल हैं। जिसका नामो निशान नहीं है, कागज में चल रहा पार्टियां वही शामिल हैं। ये आप कह सकते हैं ना, मैं नहीं कह सकता हूँ, मीडिया वाले जिसको नहीं दिखाते उसका नामो निशान नहीं है, ये तो माना नहीं जा सकता है। मीडिया वाले बहुजन मुक्ति पार्टी को भी नहीं दिखाते। तो उन जब बिहार में खबर चली हमारी गठबंधन की तो मीडिया वालों ने कुछ नेताओं को पूछा, अरे बहुजन मुक्ति पार्टी से गठबंधन कर लिया, उसको तो कोई जानता ही नहीं है। तो मीडिया वाले जिसको बाइकाट करते हैं उसको वो कहते हैं। क्यों बाइकाट करते हैं? कारण क्या है? ये तो उन्हीं को बताना
बताना चाहिए। आप बताइए ना, आप कारण क्या है? उनको बताना चाहिए ना कि वो हमें क्यों बाइकाट करते हैं, हम उनका क्या कर रहे हैं? हम तो उनका कुछ कर नहीं रहे, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। और मीडिया की जिम्मेदारी है कि जो भी बात लोकतंत्र में लोग कह रहे हैं उस बात को लोगों तक पहुंचाया जाए, बताया जाए। ये मीडिया की अब वो नहीं दिखाते। हम लोगों ने 9 अक्टूबर को उतनी बड़ी रैली किया रमाबाई मैदान में, नहीं दिखाया लोगों ने। अब नहीं दिखा, उसके बाद 18 मंडलों की कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, भीड़ आई है। तो फिर लोग नहीं दिखा रहे, तो ये तो वही बता सकते हैं क्यों नहीं दिखा रहे हैं। मगर मेरा ये कहना है कि बामसेफ अपने जीवन में मीडिया में नहीं आया और मीडिया के बदौलत बामसेफ खड़ा नहीं हुआ। 31 राज्य में 550 जिलों में 5,500 तहसील में 15,000 ब्लॉक में 3.5 लाख गांव में बामसेफ का नेटवर्क है। मीडिया वाले ना दिखाएं, कागज में नहीं, एक्चुअल में है। कई बार भारत बंद करके नरेंद्र मोदी को 13 पॉइंट रोस्टर पे भारत बंद करके तो ये भी जा रहा है, बताया ये भी जा रहा है, सुनिए, बताया तो ये भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वामन मेश्राम को तौहीद नहीं देते, उन पे कटाक्ष नहीं करते हैं। सुनिए, नहीं तो मोहन मेश्राम पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में हाईलाइट हो जाए, इसलिए जानबूझ करके उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनका नाम लेने। ये आपकी बात सही हो सकती है कि नरेंद्र मोदी ना करें, उनको डर है ना मोहन भागवत मुख्यमंत्री, बीजेपी का कोई बड़ा लीडर, आरएसएस का कोई बड़ा लीडर वामन मेश्राम का नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा है कि उनको नेता विश्व लेवल का नहीं बनाना चाह रहा। वो डरते हैं, ये बात आपकी सही है, मगर मीडिया क्यों डरती है? मेरा ये सवाल है ना। वो डरते हैं, नरेंद्र मोदी डरे, मोहन भागवत वामन मेश्राम को डरे, दूसरे नेता वामन मेश्राम को डरे, तो ये एक बात समझ में आती है, मीडिया क्यों डरती है? मीडिया क्यों नहीं दिखाती? सवाल तो मेरा ये है, मीडिया क्यों डर? नरेंद्र मोदी डरते हैं, मोहन भागवत मेश्राम साहब का नाम ले लेंगे तो वो ज़्यादा लोग उनको जान जाएंगे, तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। मोहन भागवत डरते हैं, तो हम भी जानते हैं। लेकिन जब कई बार हम लोगों ने भारत बंद कर दिया, तो अभी ये मामला, वो नाम ले ना ले, हमारा मामला आगे बढ़ रहा है। तो ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में जो छोटे मध्यम दल के लोग हैं वो शामिल हैं और बड़ी पार्टियों से भी हम लोगों की बात चल रही है। मोर्चा 2022 में किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ेगी और उसका सबसे अहम रोल क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पिछड़े वर्ग की, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज की, शेड्यूल कास्ट की, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की, जितनी भी शेड्यूल ट्राइब की, जितने भी कैटेगरी के लोग भारत में रहते हैं, उनकी आबादी गिना जाए और आबादी के हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आज़ादी के 74-75 साल में जो लोगों की मौलिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये अभी तक नहीं हो पाया। इसको देख सकते हैं, 2022 में 3 दर्जन जो पार्टियां हैं उनको मिल करके चुनाव लड़ेंगे और हमारा जो संघर्ष है वो 85% के लिए हक और अधिकार की लड़ाई है। चाहे तो इस तरह से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा रहेंगे, ये उनका वैचारिक लड़ाई है और इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, श्रावस्ती।